मेरे ख्याल में जिस चीज़ का नहीं है, तो क्या ऐसा कोई डिस्कशन है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की सवाल है, वैसे तो इस पे कोई बाकायदा डिस्कशंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग के दरमियान तो नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल में जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हो इसके वो हालात जो बनते जा रहे हैं और ये जिस sort of सिमत पे ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा की सियासत मगर जो PTI की सियासत जिस तरफ वो आगे बढ़ता जा रहा है वो ख़ुद ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे वो वफाकी हुकूमत को मजबूर करे कि वो सख्त इक़दामात ले। उन सख्त इक़दामात में एक ऑप्शन आईनी ऑप्शन ज़रूर गवर्नर राज मौजूद है मगर उस पर कोई बाकायदा डिसीजन या डिस्कशन अभी तक नहीं। जनरल फैज़ हमीद को आज 14 साल की सज़ा हुई है, ये जो होने जा रहा है आप क्या समझते हैं, इसको किस नज़र से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखती है? जी ये एक तारीख़ी फ़ैसला ज़रूर है और जनरल फैज़ साहब को 14 साल सज़ा आज मिला है मुख्तलिफ जराइम के मुताबिक। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है शायद मज़ीद तहकीकात और इन्वेस्टिगेशंस या ट्रायल्स होने हैं। मेरे सियासी ज़िंदगी में दो ऐसे लोग थे जो मैंने ख़ुद अपने आंखों से देखा है जो अपने वक्त के फ़िरौन थे और मैं समझता हूँ कि ये एक तो खान साहब ख़ुद है जो वज़ीर आज़म होते हुए हर किसी को जेल भेजने का ना सिर्फ धमकी अमली तौर पे भेज भी जाता था और वो ताकत का नशा में पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देता था कि वो AC भी निकाल देगा, वो फलां कर देगा, वो फलां कर देगा। उन्होंने ये हमारी सियासत में एक बार फिर एक बुरी रवायत डाली थी कि ना सिर्फ कि जो सियासी हरीफ है मगर उन सियासी मुखालिफ के जो घर के औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनको भी निशाना बनाया गया और मरियम शरीफ साहिबा को और यालतारपुर साहिबा को जिस अंदाज़ में टारगेट किया गया और फिर इसमें हमने ख़ुद अपने आँखों से देखा कि किस तरीके से उसको इसी ज़िंदगी में उन एक्शंस का ना सिर्फ जवाब देना पड़ा अब वही उसी किस्म की मुश्किलात आज भुगत रहे हैं और मुत्तफ़क़ अमल है कि वो आज ख़ुद जनाब जेल में है। उसके साथ साथ एक ये जनरल फैज़ साहब जो अपने ताकत के नशे में ना किसी सियासतदान को, ना किसी मीडिया हाउस को, ना किसी हमारी सोसाइटी में इसने अपने ओहद के ख़िलाफ़ वर्जी, अपने काम के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए पता नहीं क्या क्या किया और आज हम वो दिन देख रहे हैं कि उसको भी इसी ज़िंदगी में उनके जुराइम का जवाब देना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत तारीख़ी फ़ैसला है। अब वैसे तो मुकम्मल डिटेल्स मुझे मौका नहीं मिला ना देखने के लिए ना इसका तफसील पे पता करने के लिए। मेरा ख़्याल में अब आगे उसके लिए भी अपील के और ऐसे फोरम्स मौजूद होंगे। अपने तौर पे तारीख़ी फ़ैसला है और मैं समझता हूँ कि सबको तौबा भी करना चाहिए और अपना ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको किसी न किसी वजह से अल्लाह ताला कभी आपको कोई मौका देता है, इख्तियार देता है, ज़िम्मेदारी देता है, तो उस ज़िम्मेदारी को आपको सही अंदाज में उस पर अमल दरामद करना चाहिए। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, माजी में लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात थे कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। आप समझते हैं कि उनको भी इस तरह का उनका भी ट्रायल होना चाहिए? मेरे ख्याल में उनमें से एक के ख़िलाफ़ तो ट्रायल हुआ था और सज़ा एक्सेट्रा भी हुआ था, दूसरा के ख़िलाफ़ अभी तक नहीं हुआ। मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी स्पेसिफ़िक केस के बारे में तबसरा नहीं करना चाहूँगा मगर मैं समझता हूँ कि आज का फ़ैसला तारीख़ी है और वो ज़रूर ऐसे रास्ते खोलेंगे। एक तो एक वाज़ेह पैगाम भेजेंगे कि जिस किस्म की मुदाखलत
जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से, और अगर इस फ़ैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। सर एक क्वेश्चन ले लीजिएगा सर एक छोटा सा एक मिनट सर 27वीं तरमीम में NFC वार्ड को आप कुछ शिकायत हुआ आपने निकलवाई है, अब दोबारा अखबार गश्त हो रही है कि 28वीं तरमीम आ रही है और 28वीं तरमीम में नए सूबे और ये NFC वार्ड को दोबारा कहा जा रहा है कि आ रहे हैं। अगर ये 28वीं तरमीम आती है और दोनों चीज़ें आती हैं, क्या आप हिमायत करेंगे? जहाँ तक 27th अमेंडमेंट की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती हैं कि इसमें हमारे लिए तो सबसे बड़ा कामयाबी ये था कि हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब की दस्तखत के मुताबिक कि हम आइनी अदालत बनाएंगे, वो आइनी अदालत भी हमने बनाया। उस आइनी अदालत को तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही पुरानी मुतालबा था, उसको भी यकीनी तौर पे और अमली तौर पे हमने 27वीं तरमीम के मुताबिक ये आइनी अदालत को तमाम सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी। और ये भी एक फ़ख्र की बात है कि जब से सबसे पहले जो उस आइनी अदालत का सरबराह है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो हम समझते हैं सियासी तौर पे हमारे मंशूर की जीत है, हमारा नज़रिया की जीत है, वो ये कि जो वफाकी हुकूमत की तजवीज़ था या डिज़ायर था कि NFC अवार्ड के जो हमने तमाम सूबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया था 18वीं तरमीम को, और वो उसको हटाना चाहते थे, वो हमने रोका। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि अगर वो शर्त जो सूबों को माली मसाइल को आइनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाता है, अगर वो शर्त मिटाया जाता तो उसका सबसे बड़ा नुकसान सूबा पंजाब को होता। और हमने वो 27th अमेंडमेंट के दौर में जो उनका कोशिश था वो रोक पाया। जहाँ तक 28th अमेंडमेंट की बात है, वफाकी हुकूमत ने हमसे इंगेज नहीं किया है, ना किसी नया सूबा बनाने में। ज़रूर जहाँ तक मुआशी स्पेस है वफाकी हुकूमत के लिए, और जो वफाकी हुकूमत का मुआशी मुश्किलात है, हुकूमत को हमें अप्रोच करने की ज़रूरत उस अंदाज़ में नहीं है। हम सबको पता है कि वफाकी हुकूमत का मुश्किलात है, मगर वो वफाकी हुकूमत का मुश्किलात का ज़िम्मेदार ना लाहौर के अवाम है, ना मुल्तान के अवाम है, ना चिन्योट के अवाम है, ना कराची के अवाम है, ना लाड़काना के अवाम है, ना कबायली इलाकों के अवाम है, ना पेशावर के अवाम है, ना सिबी का अवाम है, ना गवादर का अवाम है। वो वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात के ज़िम्मेदार इस्लामाबाद में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आज से नहीं, ये अभी का शिकायत नहीं है, सालों साल हर साल FBR अपना फाइनेंशियल टारगेट्स मिस करते हैं। तो ये सोच कि FBR की कमज़ोरियाँ, FBR की गलतियाँ का बोझ लाहौर के अवाम को उठाना चाहिए या किसी और सूबे के अवाम को उठाना चाहिए, उसका बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है और करती रहेंगी। मगर हम चाहते हैं, हम समझते हैं बतौर मुहिब वतन पाकिस्तानी, बतौर एक वफाक परस्त सियासी जमात, कि हमें सब मिल के कोशिश करना चाहिए कि हम वफाक की जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद तजवीज़ हैं, और अप्रोप्रिएट फोरम पे, जैसे NFC अवार्ड के फोरम्स पे और हुकूमत के साथ जो गुफ्तगू होते उसके थ्रू हम अपने तजवीज़ देना चाहेंगे, जिससे हम समझते हैं कि हम सूबे के इख्तियारात कम किए बगैर, सूबे के माली ज़िम्मेदारियाँ कम किए बगैर, हम सब मिल के वफाक की ये मुआशी मुश्किलात दूर कर सकते हैं, और उस पर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करती रहेगी। एक बात ले लीजिएगा, इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अभी देखते हैं कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं है। सॉरी, कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई, जबकि हम प्राइम मिनिस्टर की हर दूसरी स्पीच में ये सुनते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो टेक ऑफ करने वाली है बस, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। पाकिस्तान के अवाम, आप भी जगह जगह गए, देखा है कि किस कदर मुश्किलात का शिकार है। क्या कब ऐसा पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान ये माशी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इससे बाहर निकल सकेगा और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कुछ बेहतर होंगी, ताकि आम लोग जो हैं उनकी कुछ ज़िंदगी बेहतर हो? जहाँ तक मुआशी सूरत हाल है,
आवाम के पास मुआशी मुश्किलात तो मौजूद ज़रूर हैं, मगर हुकूमत की ये मौक़िफ़ कि इन्होंने मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाले हैं, ये मुआशी सूरत हाल को बेहतर करवाए हैं, उसमें भी कुछ हकीकत तो ज़रूर है। जब PDM ने हुकूमत संभाला तो उस वक्त मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होता जा रहा था, और जो मुआशी मुश्किलात तब थे, जो महंगाई का तूफ़ान तब था, जो बेरोज़गारी के मुश्किलात तब थे, वो तो अरूज पे थे। और आपको ये, हम सबको ये मानना पड़ेगा कि शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने मुआशी पोजीशन से उन मुश्किलात से हमें निकाले। अब जहाँ तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल हकीकत नहीं है ये कहना कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। कुछ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो रहा है, शायद हुकूमत मज़ीद चाहता है। मैं समझता हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए, और पाकिस्तान को अपना उन सेक्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए जिससे हम अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जो सपोर्ट वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत मसलन ज़राई शोबे को दे सकते, वो इस वक्त उतना नहीं दे रहे जितना हमें देना चाहिए। हमने सूबा सिंध में अपने जो छोटे किसान हैं, जिनके पास 1 से लेके 25 एकड़ तक के जो किसान हैं, उनको हमने सपोर्ट करने की कोशिश की। सूबाई हुकूमत से के ज़रिए उनको हम DAP सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, यूरिया सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं, ताकि ज़राई शोबे में तरक्की हो। ज़राई शोबे में तरक्की होंगे तो हम ना सिर्फ अपने मुल्क की जो ज़रूरियात पूरा कर सकते हैं, मगर एक्सपोर्ट की सूरत में मुल्क की मईशत को फ़ायदा दिलवा सकते हैं। वैसे ही मुख्तलिफ शोबे हैं जिससे वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मज़ीद सपोर्ट दिलवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबडी। बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे। कहा उन्होंने ये कि PTI खुद ऐसे हालात पैदा कर रही है कि विफाक सख्त इकदामात ले। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। KP में गवर्नर राज से मुतालिक बाकायदा बातचीत नहीं हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन है जो कि जाहिर है मौजूद है, और उन्होंने फैज़ हमीद को सज़ा देने का जो मामला है उसे तारीखी फैसला करार दिया। साबिक DG ISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में फैज़ हमीद पर 4 संगीन इल्जामात की समाअत की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल, अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात साबित हुए। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया गया। पाकिस्तान आर्मी के साबिक आला अफसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ तारीखी नोयत का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। तमाम इल्जामात साबित होने पर मुलजिम को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा। कोर्ट मार्शल का अमल 12 अगस्त 2024 को शुरू हुआ, जो 15 माह बाद अंजाम को पहुँच गया। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजिम पर 4 संगीन नोयत के इल्जामात की समाअत की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियार और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुँचाने के मामलात शामिल थे। ISPR के मुताबिक तवील कानूनी कार्रवाई के दौरान तमाम शवाहिद और गवाहियों के बाद मुलजिम को तमाम इल्जामात को कसूरवार करार दिया गया, जिसके बाद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुलजिम फैज हमीद को 14 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाई। फौजी तर्जमान का कहना है कि कार्रवाई के दौरान मुलजिम को मुकम्मल कानूनी हुकूक फराहम किए गए, जबकि अपनी पसंद की दिफाई टीम के जरिए भरपूर मौका दिया गया कि वो अपना मुकदमा पेश करे। तर्जमान के मुताबिक सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम से मुतल्लिक मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। केस कैसे शुरू हुआ और कब क्या इकदाम किए गए, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए।
मई 2017 में रेंजर्स ने टॉप सिटी के CEO कुमर मुइज के घर पर कार्रवाई की, जिसके बाद अगवा, हिरासत और हरासानी जैसे संगीन इल्जामात सामने आए। मुतासरा प्रॉपर्टी टाइकून ने इल्जाम लगाया कि खानदान समेत उन्हें महबूस रखा गया और अरबों रुपए की सोसाइटी छीनने की कोशिश की गई। नवंबर 2017 में TLP ने फैजाबाद के मकाम पर धरना दिया और फैज हमीद बतौर सालिस सामने आए। उसके बाद इस मामले का सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और फैसले में मुलव्वस फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। जुलाई 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने इल्जाम लगाया कि फैज हमीद अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे। इस बयान के बाद जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई की और उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला जारी किया। उसी साल फैज हमीद लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाकर ISI के सरबरा मुकर्रर हुए। दिसंबर 2022 में फैज हमीद फौज से रिटायर हो गए। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन कायम करने का हुक्म दिया। इस दौरान टॉप सिटी के मालिक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू किया गया, जिसमें फैज हमीद पर गैर कानूनी हिरासत, ब्लैकमेलिंग और भत्ताखोरी के इल्जामात दोहराए गए। अप्रैल 2024 में हुकूमती कमीशन ने रिपोर्ट पेश की कि फैज हमीद फैजाबाद धरने में बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। अगस्त 2024 में ISPR ने तस्दीक की कि फैज हमीद करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात में ज़ेरे हिरासत हैं और उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बादअज़ां उन्हें बाज़ाब्ता चार्जशीट किया गया, जिसमें सियासी मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, सरकारी वसाइल के नाजायज इस्तेमाल, रियासती मुफाद को नुकसान पहुँचाने और 9 मई के वाक़यात में मावनत जैसे संगीन इल्जामात शामिल थे। DG ISPR की 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फैज हमीद की सजा। आज प्रेस रिलीज में सियासी मिली भगत, इश्तियाल अंगेजी, अदम इस्तेहकाम जैसे अल्फाज चुने गए। 5 दिसंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस फैज हमीद और बानी PTI के गठजोड़ की निशानदही करती है। फैज हमीद को सजा इस अमर को वाज़े करती है मामलात शायद वादा माफ गवाही से आगे निकल चुके। 9 मई फैज हमीद और बानी PTI के मुश्तरका मंसूबे का शाखसाना था। जाहिर होता है कि बानी PTI वाकई फौज को सियासत में घसीट रहे थे। हमारे पास तो वो केस है, एक जोन सा है अपना, एक जनरल फैज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है खाली। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। जैसा मैंने कहा था और उस वक्त कहा था जब कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था, आज वही हुआ। 14 साल कैद ये इब्तिदा है। सेनेटर फैसल वावडा का सोशल मीडिया पर पैगाम। उन्होंने कहा, अभी तो फैज हमीद 9 मई के शवाहिद गवाही बानी PTI, जादूगर और दीगर के खिलाफ दे रहे हैं, उससे फैज हमीद की सजा में कोई कमी नहीं होगी। सेनेटर फैसल वावडा का मजीद कहना था, फैज हमीद की 14 साल सजा सिर्फ एक केस 4 इल्जामात में है। 9 मई समेत बाकी केसेस का ट्रायल चल रहा है। 9 मई से 1 साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि मैं इसी चीज से रोक रहा था। कौम फौज के सिपाहसालार आसिम मुनीर को जी जान से प्यार करती है। यूट्यूबर आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम करने का इल्जाम तस्लीम कर लिया है। आदिल राजा ने राशिद नसीर के खिलाफ लगाए इल्जामात का कोई दिफा नहीं किया। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा के लिए 2 वार्निंग्स भी जारी की। लंदन हाई कोर्ट के जज ने फैसला जारी करते हुए कहा, आदिल राजा ने अदालती अहकामात पर अमल ना किया तो तौहीन अदालत तस्वुर होगा। अदालती फैसले पर अमल ना करने की सूरत में जुर्माना, जेल की सजा और असासे जब्त किए जा सकेंगे। अदालती हुक्म के मुताबिक आदिल राजा ने अपने खिलाफ फैसले का खुलासा सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर शाया कर दिया। आदिल राजा ने कहा, हाई कोर्ट ने मुझे 9 अक्टूबर 2025 को राशिद नसीर को 50,000 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया है। नए सूबे बनाए बगैर इकोनॉमी ठीक नहीं होती, बात साफ है। बड़े सूबों में छोटे सूबों की गुंजाइश मौजूद है। हुकूमत को संजीदा होना होगा। पेट्रोल इन चीफ UBGS M तनवीर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं, कोई मुशावरत नहीं की जा रही। वजारत तवानाई खुद साख्ता बिजली के निर्ख तय करके कैबिनेट से मंजूर कराती है। पाकिस्तान में बिजली के बुलंद निर्ख खित्ते में सबसे ज़्यादा हैं। महंगी बिजली ने मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर देना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 140 यूनिट बंद हो चुके हैं। इस तरह से इंडस्ट्री का चलना बहुत मुश्किल हो गया है। जब तक आपके नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं बनेंगे या आप उसको छोटा सूबा बोल दें, जब तक ये सूबे नहीं बनेंगे आपकी इकॉनमी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर फोकस ही नहीं है आपका। इतने बड़े बड़े सूबे ऐसे चल नहीं सकते। तो हमें चाहिए कि हम उसके छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाएं। FPCCI बार बार सेलिब्रेट करती है कि मार्का हक
तो हमने जीत लिया है। अब मार्का है मईशत हमने जीतनी है। एशियन टाइगर तो हम मिलिट्री वाइज बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब इकॉनमी वाइज हमने एशियन टाइगर बनना है। 140 यूनिट तो सिर्फ टेक्सटाइल के बंद हो चुके हैं, पेपर मिलें बंद हो चुकी हैं। एक एक इंडस्ट्री लगाने के लिए 3-3 जनरेशन चाहिए। 700 करोड़ का एक यूनिट लगता है, वो यूनिट बंद हो रहे हैं और ये सारा बिजली की वजह से हो रहा है। और यही बिजली ने हमारे मुल्क की पूरी इकॉनमी को तबाह कर देना है अगर हम इसका सही तरीके से इसका इंतजाम ना करें अभी तो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि खुद को रियासत पाकिस्तान से बालातर समझने वाला सजावार होगा। DG ISPR और हम भी यही कहते हैं कि पहले रियासत फिर सियासत। बानी PTI कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं जिसको सजा नहीं हो सकती। बानी को क्यों सजा नहीं हो सकती? क्या वो कोई और मखलूक है? बानी के करतूत ऐसे होंगे तो उसको भी सजा होगी। माजी में भी लोगों को सजाएं हुई हैं। बिल्कुल, अगर कोई भी पाकिस्तान से अपने आप को बेरुज़मा ठहराएगा या पाकिस्तान से कोई ऊपर है या रियासत से ऊपर समझेगा तो डेफिनेटली वो सज़ा हो सकते हैं। और DGSPR ने जो कहा था कि सबसे पहले रियासत, तो मैं समझता हूँ कि हम भी कहते हैं कि सबसे पहले रियासत और फिर उसके बाद सियासत होनी चाहिए। बानी कोई ऊपर से उतरी कोई मखलूक नहीं, उसको सज़ा नहीं हो सकती। उसको क्यों सज़ा नहीं होगी? वो कोई और मखलूक है। वो भी अगर ऐसे करतूत किए होंगे और माजी में एक पे तो उसको सज़ा हुई है, अगर बाकी भी ऐसे करतूत उन्हें किए हों जिसमें सज़ा हो सकती है तो सज़ा होगी। ये तो बात तो नहीं है कि बानी चेयरमैन कहीं और से आए हैं, कोई और मखलूक हैं, अनटचेबल हैं जिनको सज़ा नहीं हो सकती। अगर ऐसी चीज़ें उनके ऊपर प्रूफ होंगी तो सज़ाएँ होंगी। माजी में भी लोगों को होंगी या फ्यूचर में भी होंगी। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही। हमारे कारकुन डरने और झुकने वाले नहीं, हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हमने हमेशा आईन और कानून की बालादस्ती की बात की। पाकिस्तान के मफाद में जो होगा वही करेंगे। पाकिस्तान आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चीन की मुश्तरका काउंटर टेररिज्म मुश्तरका मश्क 28 नवंबर से 14 दिसंबर तक जारी रहेगी। इससे मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। जफर हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। जफर, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई ISPR की जानिब से मजीद? जी, पाकिस्तान आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के माबैन ये मश्क जो वॉरियर 9 है, 28 नवंबर से इसका आगाज हुआ। 14 दिसंबर तक जो है ये मुश्तरका मश्क जो है ये जारी रहेगी। इंसदाद दहशतगर्दी की ये मश्क है और इसकी 2 हफ्ते की मश्क का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाना और मिलिट्री टू मिलिट्री ताउन जो है उसको मजबूत बनाना है। 11 दिसंबर को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में जो है वो मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के दिन की एक तकरीब जो है वो मुनक्किद हुई और पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जो हैं वो मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे इस तकरीब में उन्होंने शिरकत की। इनके साथ चीन के सीनियर मुअज़्ज़िज़ चीनी सफारत खाने के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे, जबकि पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं उन्होंने तकरीब में बतौर उन्होंने भी मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दौरे के दौरान मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मुश्तरका मश्क के दायरेकार, इनके मश्क के मकासद और इनेकाद के बारे में जो है वो ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने इससे मुतालिक जफर हाशमी आपने हमें तफसीलात बताई, आपका बहुत शुक्रिया। नॉर्वे के सफीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर खारजा का सख्त इक़दाम। दफ्तर खारजा ने नॉर्वे के सफीर को डिमार्च जारी कर दिया है। एक आज़ाद खुद मुख्तार और कानून पर अमल दरामद करने वाली क्या होती है पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। सख्त और वाशगाफ अल्फाज में नॉर्वे के सफीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर वजारत खारजा ने सख्त तरीन अल्फाज में डिमार्च जारी कर दिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया। अदील, बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये, क्या मजीद डिटेल्स हैं? देखिए, ये पहला वाक़या नहीं है। शवाहिद बताते हैं कि नॉर्वे के तंजीमें जो इंसानी हकूक़ के नाम पर संलग्न हैं, पाकिस्तान में ऐसे रास्ते की सपोर्ट भी करती है जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। तो नॉर्वे की सफीर का इंतहाई बिल्कुल गैर जिम्मेदार जो है, इसके बाद इस्लामी दुनिया पाकिस्तान नॉर्वे के सफीर को डिमार्च जारी किया। दफ्तर खारजा ने वादे किया है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में किसी भी किस्म की मुद्दा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये इकदाम म्यांमार कन्वेंशन के 1961 की खुली वर्दी करार किया गया है, जिस सरकारों को मेजबान के कवानीन का एहतराम करके मामलात में मुदाखलत का पाबंद बनाता है। तो जो दफ्तर खारजा ने अब से कुछ देर पहले मार्च जारी किया है उसमें ये कहा है 1000
आज़ाद और मुख्तार बरामद करने वाली हार्ट स्टेट क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। पाकिस्तान ने वादे कर दिया है कि सब तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत पर यह बात जारी किया गया है। 11 नवंबर 2025 को नॉर्वे के सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक जो शिरकत की गई 11 नवंबर को सही। अदील वड़ाइच, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताते चले कि नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर ख़ारजा का सख्त इक़दाम। दफ्तर ख़ारजा ने नॉर्वे के सफ़ीर को डिमार्च कर दिया है। एक आज़ाद, खुद मुख्तार और कानून पर अमल दरामद करने वाली रियासत क्या होती है, पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया। सख्त और वाशगाफ अल्फाज में नॉर्वे के सफ़ीर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर यह डिमार्च जारी किया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं जो है नॉर्वे के सफ़ीर से मुतालिक कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर दफ्तर ख़ारजा ने यह सख्त इक़दाम उठाया है कि नॉर्वे के सफ़ीर को डी मार्च जारी किया गया है। आपको बताएं कि 11 नवंबर 2025 को नॉर्वे के सफ़ीर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ईमान मजारी केस की समाअत में शिरकत न सिर्फ सिफारती हद से तजावुज़ था बल्कि पाकिस्तान के अंदरूनी अदालती मामलात में बराह रास्त मुदाखलत भी थी। इसी से मुतालिक हम मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, इस हवाले से वियना कन्वेंशन क्या कहता है? इस तरह की मुदाखलत की इजाज़त तो इंटरनेशनल लॉ भी नहीं देता। देखिए, वियना कन्वेंशन जो है 1961, इसका आर्टिकल 41 बड़ा वाजे है कि जो सफारतकार होते हैं वो जब जिस मुल्क में जाते हैं उन पर यह लाजिम होता है कि उन्होंने वहां के कवानीन का एहतराम करना होता है और उस मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी होती। जो एक डेकोरम है और ये जो SOPs हैं वो इन जो सफारतकारों को बाउंड करते हैं जब इन्होंने इस तरह कहीं मूव करना होता है। और इस तरह के ये बैनुल अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वर होती है। अदील वड़ाइच हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर अशकाबाद पहुंच गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर। आपको बताएं कि ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये अशकाबाद के हैं, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं। तुर्कमेनिस्तान का ये शहर है अशकाबाद, जहां पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंचे हैं और इस वक्त उनका इस्तकबाल किया जा रहा है रवायती तरीके से। रवायती लिबास में मलबूस बच्चे उनको फूल पेश कर रहे हैं और अशकाबाद पहुँचने पर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, जिसके मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर अशकाबाद पहुँच चुके हैं, जिसके इस वक्त आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान पहुंचे हैं। 2 रोज़ा दौरा है और इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं अशकाबाद पहुंचने के ये मनाजिर हैं, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और आला अहदेदारान भी वहां पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए बच्चों ने फूलों के गुलदस्ते पेश किए और रिवायती अंदाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वेलकम किया, जबकि वहाँ पर आला मौजूद अहदेदारान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। कि वफाकी आईनी अदालत को फेडरल शरई अदालत मुंतकिल करने का बड़ा फैसला। फेडरल शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल करने का फैसला किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फैसले की मंजूरी दे दी और वजारत कानून ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया है। वफाकी आईनी अदालत को फेडरल शरई अदालत मुंतकिल करने का ये बड़ा फैसला किया गया है, जिसकी मंजूरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी दे दी है और वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी कर दिया है। मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रिजवान काजी ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। रिजवान काजी, क्या मजीद मालूमात हैं? जी, वफाकी आईनी अदालत को फेडरल शरई अदालत में मुंतकिल करने का बड़ा फैसला किया गया है और शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल किया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी ने फैसला की मंजूरी दे दिया और वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया है। इससे कबल वफाकी आईनी अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में आर्जी तौर पर काम कर रही थी, जबकि वफाकी शरई अदालत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुंतकिल की जाएगी और वफाकी आईनी अदालत जो है इसको फेडरल शरई अदालत के जो बिल्डिंग है वहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा। और तवक्को ये की जा रही है कि ये जो अदालती छुट्टियां हैं मौसम सरमा की, इसमें ये मुंतकिली का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रिजवान काजी, आपने हमें मालूमात दी।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने कहा है कि पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है, भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। भारतीय वजीर खारजा के इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद करते हैं। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हकायक को मस्ख किया गया। अफवाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। इंडोनेशिया के सदर के दौरे के दौरान 8 मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के 75 साला ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात हुई। The Indian External Affairs Minister made some remarks on an Indian news channel. We categorically reject and condemn these highly inflammatory, baseless and irresponsible comments. Pakistan is a responsible state and all its institutions, including armed forces, are a pillar of national security, dedicated to safeguarding the sovereignty and territorial integrity of the country. President of Indonesia on the invitation of our Prime Minister, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif. Upon conclusion of the talks, 8 memorandums of MOUs were signed. At the conclusion of the visit, a joint statement was issued, which I'm sure you must have seen. The statement commemorated 75 years of our friendly cooperative ties. It called for expansion of diplomatic and economic relations. Besides this, the Chief of the Army Staff and the Chief of Defence Forces, Field Marshal Syed Asim Munir, also called on the President of Indonesia. Our Deputy Prime Minister and Foreign Minister, Senator Muhammad Ishaq Dar, held 2 important telephone calls this week. On the 8th December, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister spoke to the Foreign Minister of Iran, Mr. Abbas Araghchi. The 2 leaders discussed bilateral ties and regional developments. पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि टीटीपी के 6000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं। तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई ना की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द ग्रोहों और उनकी प्रॉक्सी अनासर की पनाहगाह बन चुका है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा है कि कौमी तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम के लिहाज से चाय की काश्त की जा सकती है। दुनिया में पाकिस्तानी चाय को एक ब्रांड बनाया जा सकता है। प्रोडक्शन के बाद प्रोसेसिंग, फिर पैकेजिंग और मार्केट इंटेलिजेंस होनी चाहिए। पाकिस्तान खजूर पैदा करने वाला दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। खजूर की प्रोसेसिंग होगी तो कई प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबा ही वो इलाका है कि जहाँ पर ज़्यादातर वो अराज़ी है जिसमें हम मौसम के लिहाज से चाय काश्त कर सकते हैं। दुनिया में भी पाकिस्तानी चाय को एक ब्रांड बना सकते हैं। चाय की कामयाब पैदावार तब मुमकिन है कि जब उसके अंदर कल्टीवेशन में एक ख़ास स्केल हो। प्रोडक्शन इज़ जस्ट लिटिल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू चेन। प्रोडक्शन के बाद उसकी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद उसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग के बाद उसकी फिर फॉरवर्डिंग लिंक्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं कि मार्केट्स तक कैसे उसको लेकर जाना है। आपके पास मार्केट इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि किन मंडियों तक उसको लेकर जाना है। इसी तरह आप डेट्स हैं, हम दुनिया के 4थे बड़े पैदावार मुल्क हैं। अगर हम उसकी वैल्यू चेन पूरी करें तो उसी खजूर के ज़रिए 20 प्रोडक्ट्स हैं जो बनती हैं। पाकिस्तान का जो ऑलिव ऑयल है वो इज़ बेटर दैन स्पेनिश ऑलिव ऑयल। अब वक्त आ गया है कि एक हाई वैल्यू इकॉनमी की तरफ जाने के लिए अपने तमाम एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्न लाइंस पे इस्तवार करना है।